अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी जिले में जिस तरह से परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 के लिए हमने डिस्कस किया था और परभनी विधानसभा मतदार संघ के लिए मुस्लिम क़यादत की बात कही थी, जिसमें 67 लोग हमारे सर्वे में आए थे और 67 लोगों का हमने आप तमाम लोगों के लिए यहाँ पर उनके ख्यालात और उनकी बात को भी रखने की कोशिश की है, जिसमें जलील पटेल साहब जो आजकल इन दिनों महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे इनके करीबी माने जाते हैं और उनकी पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने क्लियरली ये बता दिया है, उनसे जब हमने पहली बार मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा है कि परभनी विधानसभा मतदार संघ से तो मैं इच्छुक नहीं हूं, लेकिन परभनी विधानसभा मतदार संघ के अलावा गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ 2024 के लिए मैं इच्छुक हूं और गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ के लिए एज अ मुस्लिम कैंडिडेट मुझको खड़ा ही रहना है। अगर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे इन्होंने मौका दिया और मौके के साथ में यहाँ पर मुझको आर्थिक सपोर्ट किया, तो ऐसी सूरत में मैं यहाँ से अपनी सीट निकालने की कोशिश भी करूंगा। हम आपको उनसे बात की भी, किस तरह की प्रतिक्रिया जलील पटेल साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और खास तौर से उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर और मुस्लिम समाज की क़यादत को लेकर और मुस्लिम समाज में एजुकेशन को लेकर 5% का रिजर्वेशन क्यों जरूरी है ये भी बताया है। और विशेष तौर से जितने भी पॉलिटिकल लीडर है जो मुस्लिम समाज के मतदान का, मुस्लिम समाज के वोट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज की बातों को, जैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन्होंने अपनी क़यादत, इन्होंने मुस्लिम समाज के हक में जिस तरह से ये डिसीजन लेते हैं, उसी तर्ज पर उसी तरीके से महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे वो कोई भी रहो, एकनाथराव जी शिंदे रहो या कोई और आने वाले कोई और मुख्यमंत्री रहो, इन तमाम लीडर्स ने, इन तमाम मुख्यमंत्रियों ने मुस्लिम समाज के हक में डिसीजन लेना चाहिए और मुस्लिम समाज का प्रोटेक्शन करना चाहिए। मुस्लिम समाज तो हर पार्टी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को मतदान करता ही है और मुस्लिम समाज के अगर एक गट्ठा वोट लेना है तो ऐसी सूरत में मुस्लिम समाज के हक के लिए इन्होंने मुस्लिम समाज के हक के लिए डिसीजन भी लेना चाहिए। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया हमें परभनी विधानसभा मतदार संघ और गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ के लिए 2024 के लिए इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया, जलील पटेल साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं खुद उन्हीं की जबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है, आने वाले 2 महीने के बाद में, जिसको लेकर यहाँ पर मुस्लिम क़यादत की बात चल रही है और मुस्लिम क़यादत सिर्फ इसके लिए कि 2024 लोकसभा मतदार संघ में जिस तरह से पूरे इंडिया भर में मुस्लिम समाज का अपने मत का, अपने वोट का इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करने के बाद में ये बता दिया है कि अगर हम चाहे तो काया पलट सकते हैं। उसी के चलते आज परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 में जिस तरह से जलील पटेल साहब ये पूरे महाराष्ट्र भर में चर्चित है और अपने काम को लेकर चर्चित है। सबसे बड़ा इनका काम जो माना जा रहा है कि परभनी जिले के पूर्णा तालुके में इन्होंने जो तालाब का काम लेकर आया था, इस तालाब के काम की सराहनीय तारीफ की जा रही है। परभनी जिले से पूर्णा तालुके के लगभग 250 से 300 गांव को पानी पुरवठा किया जाएगा जमीन के जरिए से और इस तालाब के जरिए से यहाँ की हरित क्रांति का एक जनक माना जा रहा है परभनी जिले का जलील पटेल साहब। इन्हें जिस तरह से यहाँ पर इस तरह के ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं जलील पटेल साहब, उसी के चलते आज हमने जलील पटेल साहब से हमारी लगातार पिछले 15 दिन से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मुंबई में होने की वजह से इनसे मुलाकात नहीं हो रही थी। आज इन्हें हमने इनके घर पर इनसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने कहा कि 10 मिनट हमारे पास में टाइम है, ये मुंबई के लिए निकल रहे हैं और मुंबई के लिए निकलने से पहले ही हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इनसे कि इन्होंने परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 में मुस्लिम क़यादत को देखते हुए इनका जब नाम यहाँ के मतदाताओं ने लिया है। जलील पटेल साहब, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं कि मुस्लिम क़यादत के तौर पर आपको परभनी विधानसभा मतदार संघ में देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मुस्लिम क़यादत के तौर पर जो देखा जा रहा है, ये सबसे हमारी किस्मत की बात है, ये हमारे काम का नतीजा है। विधानसभा लड़ाना, लोकसभा लड़ाना, ये सब हर इंसान का अधिकार है। लोकशाही के अंदर हर आदमी अपने अपने हिसाब से लड़ा सकता है, लेकिन लोगों ने कोई भी क़यादत चुनते वक्त, नुमाइंदा चुनते वक्त, विधान परिषद का सदस्य चुनते वक्त, विधानसभा का सदस्य चुनते वक्त, लोकसभा का सदस्य चुनते वक्त, या कोई भी नगर पालिका हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो,
वो बंदा किस काम का है, कौन सा काम कर सकता, समाज का काम कर सकता, सार्वजनिक काम कर सकता, अभी तक उसके लाइफ में उसने कौन से कामें किए, ये सारी जानकारी के साथ अगर मतदाताओं ने वैसे उम्मीदवार को आगे किए तो बहुत अच्छी वो मतदार संघ की खुशकिस्मती है कि समझो एक काम वाला बंदा मतदार संघ के लिए चुना जाता और लोग उसको चुनते। लेकिन मुस्लिम क़यादत की अगर बात हम अगर ये लोकसभा के अंदर देखेंगे तो कोई पार्टी ने मुस्लिम क़यादत को खरीब नहीं की। खरीब नहीं की मुसलमानों ने। मसला ये था कि भाई ऊपर की सरकार है, हमारी विरोधी सरकार है, हमारे विरोध में हमेशा फैसले लेती, इसलिए इंडिया आघाड़ी के पीछे एक साथ जाना ही मुनासिब समझे। लेकिन जिसके साथ हम इंडिया आघाड़ी के साथ भी गए, लेकिन उन्होंने भी हमारे लिए कोई लोकसभा मतदार संघ का एक भी सीट कहीं छोड़े नहीं। दूसरी बात, अभी तुम्हारे राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, विधान परिषद पे अब कल परसों भी तुम्हारे चुने गए विधायक, उनका आमदार का वोट रहता, उसको विधान परिषद बोलते, उसमें भी कोई पार्टी ने मुस्लिम चेहरा नहीं दी। और विधान परिषद के ऊपर अब ये पहली बार है कि विधान परिषद के अंदर तुम्हारा नुमाइंदा नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। लोगों ने आने वाले विधानसभा के अंदर सूझबूझ से काम करना, भले कोई भी हो, हम हो और कोई हो, लेकिन जो समाज के हित का, शहर के हित का, मतदार संघ के हित का, राज्य के हित का सार्वजनिक काम करने वाला बंदा अगर ऐसा है तो वैसे के पीछे लोगों ने रहना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि मैं 20-22 साल से एनसीपी में मैं काम करते आया और मेरा काम पूरे जिले ने नहीं, पूरे महाराष्ट्र मेरा काम देखता। अब रही बात, मैं पिछले मार्च से शिंदे गट में मैं शामिल हुआ। शिंदे गट में शामिल होने के बाद शिंदे साहब जो मेहनत करते वाकई में करते, लेकिन हमको उम्मीद थी कि उन्होंने भी एक मुस्लिम चेहरा विधान परिषद के ऊपर देंगे, मगर उनके तरफ से भी वो डिनाई हुआ और मुस्लिम चेहरा देने में नहीं आया। लेकिन ऐसी बात चल रही है कि विधानसभा के अंदर एक 5-6, एक 9-10 सीट, एक 5-6 सीट हम समझो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए हम उतारेंगे मतदार संघ के अंदर, उनको टिकट देंगे। अगर समझो शिंदे गट इनके नेतृत्व में अगर मुझे अगर टिकट, मेरा तो ज्यादा करके गंगाखेड़ मतदार संघ से मेरा खड़ने का इरादा है। नंबर 2 पे मेरे लिए तुम्हारे परभनी चुन रहा हूं मैं, तो मैं अगर गंगाखेड़ मतदार संघ के अंदर अगर मुझे सेना टिकट देती है तो मैं वहां से उम्मीदवारी मेरी मांगने की कोशिश है और मैं मांगने वाला हूं। मतदार संघ के अंदर मेरा काम भी है और मैं उस गंगाखेड़ मतदार संघ का भी हूं। अगर पार्टी बोलती गंगाखेड़ मतदार संघ के अलावा तुम परभनी से खड़ रहो, तो परभनी के अंदर भी मेरा काम है, हर समाज के लिए मेरा काम है, हर जगह पे मेरा काम है, हर सुख में दुख में लोगों के भाग दौड़ है, निराधारों को जिनको आधार नहीं वैसों के लिए मेरा काम है, जहां हॉस्पिटल के अंदर जो लोग समझो बेवारस रहते, उनको कोई वारस नहीं, ऐसे जगह पे मेरा काम है। हर फील्ड में मेरा काम है, कृषि में काम है, आरोग्य में काम है, महिला बाल विकास के अंदर काम है, हर जो भी क्षेत्र लेंगे वो क्षेत्र के अंदर मेरा काम है। अगर इस काम को देखते हुए पार्टी अगर समझो, अगर उम्मीदवार चुनते वक्त काम का क्राइटेरिया अगर लगाकर अगर उम्मीदवार चुने, तो मुझे ऐसा लगता कि मैं नंबर 1 पे रहूंगा। फिर उसके बाद अगर पार्टी और कौन सा क्राइटेरिया लगाकर अगर समझो उम्मीदवार चुनेगी तो वो पार्टी की मर्जी है। मगर लेकिन अगर काम का, सार्वजनिक काम का, जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करने का जो तरीका है, लोगों के सुख दुख में भागने का जो तरीका है, लोगों को योजना घरों तक पहुंचाने का तरीका है। अब ये लाडली बहन जो सरकार ने ये जो योजना स्थापन करी, इसके अंदर हम लोगों तक प्रचार कर रहे
कि भाई इसका फायदा उठाओ। सब समाज ने उठाना इसका फायदा। इसके कोई समाज के एक समाज के लिए नहीं है ये लाडली बहन का, ये सबके लिए है। तुम्हारे मुस्लिम हो और सब जितने भी समाज है उन समाजों के लिए है। हर समाज ने इसका फायदा उठाना। अब रहा मसला, हमारा मांग है, मेरी पहले से ही मांग है, आज से मांग नहीं, आरक्षण के ऊपर मेरी मांग है। आरक्षण के ऊपर भी हमको अभी तक हर सरकार लेकर खेलते रहती, माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यकों को लेकर खेलते रहती। और जो सरकारें कोई भी आई तो इतर समाज के बारे में जितनी फिक्र जद्दोजहद करती, अगर वैसे हमारे देख 10-15% भी हमारे लिए अगर सोची सरकार ने, तो हमारे मसले भी बहुत छोटे हैं। दिगर समाज के इतने बड़े मसले भी नहीं है हमारे, छोटे 5% आरक्षण कोर्ट ने बताया, 5% आरक्षण दो बोलकर, मगर अभी तक कोई सरकार ने उसके ऊपर अध्यादेश ला के आदेश नहीं निकाला कि मुस्लिम को 5% सरकार को आरक्षण शैक्षणिक क्षेत्र में देना बोलकर। ये बड़ी खेद की बात है। भले शायद उस सरकार, अभी मेरी बात मुख्यमंत्री महोदय से हमारी बात हुई, मेरे साथ हमारे हमारे सईद खान थे, हम थे, हमारे जावेद राज थे और दिगर और भी राज्य के कुछ लोग थे। हमने मुख्यमंत्री को, मैं खुद बात रखा है कि मैं बोला कि जो चंद्राबाबू नायडू माइनॉरिटी के लिए काम कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते? अगर चंद्राबाबू के पीछे बीजेपी के साथ रहने के बाद भी चंद्राबाबू के पीछे, नायडू के पीछे अगर समझो समाज जाता है, तो शिंदे साहब आपके पीछे क्यों नहीं आएगा? लेकिन आपको अल्पसंख्यकों का काम करना पड़ेगा। नीतीश कुमार साहब बिहार के अंदर अल्पसंख्यक उनको वोट देते, उन्होंने भी बीजेपी के गठबंधन में है, उनको भी वोट देते। फिर उनको क्यों वोट देते? कि राज्य के लेवल पे जो अल्पसंख्यकों का काम है वो काम उनके लेवल पे वहां पर उनका पूरा करते, उनको लेकर चलते, उनको संरक्षण देते, उनके विकास का काम करते। इस वजह से लोग उनको चाहते। तो हम भी उम्मीद करते आपसे शिंदे साहब, कि शिंदे साहब से उम्मीद करते हम अल्पसंख्यक समाज महाराष्ट्र का, कि आप हमारा 5% का आरक्षण जो शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर हमको कोर्ट ने आदेश दिया कि आप दे सकते, तो इसका आदेश तुम्हारी कैबिनेट मीटिंग लो इसके ऊपर, और कैबिनेट मीटिंग लेकर इसके अध्यादेश निकालो और माइनॉरिटी को 5% आरक्षण दो। जब माइनॉरिटी का समाज का बच्चा सुशिक्षित होगा, सीखेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तो उसको महाराष्ट्र के लिए, विकास के लिए उसका भी योगदान रहेगा। और दूसरी बात, उसके हित में जब तुम ये आरक्षण का मुद्दा अगर समझो तुम करती है, तो तुम्हारे पीछे समाज क्यों नहीं आएगा? आने वाले विधानसभा के अंदर अगर तुम मुस्लिम समाज के लिए अगर 5% आरक्षण अगर लागू करते हैं शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर, इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है, कोर्ट ने आदेश दिया, और आप इसको अगर लागू कर दिए तो समाज विधानसभा के अंदर आपको बहुमतों से चुन कर लाएगा। अल्पसंख्यक आपके पीछे विधानसभा के अंदर खड़े रहेगा 2024 के। मैं उम्मीद करता हूं शिंदे साहब से कि आप हमारी हर जगह की बात आपके सामने, हमने जो तुम्हारे सामने निवेदनों के द्वारा हमने जो बात रखी, हर मुद्दों की, माइनॉरिटी के शिक्षण की हो, माइनॉरिटी के आरोग्य की हो, माइनॉरिटी के आर्थिक विभाग की हो, माइनॉरिटी के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की हो, माइनॉरिटी की तुम्हारे आरटी के जैसे, हमारी भी एक आरटी की जैसी हमारी भी संस्था एक शैक्षणिक क्षेत्र की निकलने को होना। लेकिन हमारी जो भी संस्था रबाए जाती शासन की तरफ से, अर्थ विभाग उसके तरफ से दूजा भाव के नजर से देखता। वित्त विभाग जब भी मुस्लिम समाज की अगर कोई योजना रबाने की है तो उसके ऊपर बोलता है कि बजट नहीं है, वेस्ट बजट जाएगा, बजट की उतनी तरतूद नहीं है। अभी आरटी के तत्वों पर तुम्हारे अल्पसंख्यकों के लिए भी एक उसी धरती के ऊपर हम डिमांड करें, लेकिन अर्थ विभाग ने उसको नाकार दिया कि पैसा उतना नहीं है, पैसे की तुम्हारे तरतूद नहीं होती, बिलावज पैसा क्यों डालना। मैं ऐसा वित्त विभाग से मैं कहना चाहता हूं कि वित्त विभाग जो भी माइनॉरिटी के जो योजना है उसके लिए ऐसा दूजा भाव क्यों करता? वित्त विभाग ने सोचना चाहिए, दूसरे समाज के हित में आप जो निर्णय के लिए जो मंजूरी देते हैं, वैसा ही अल्पसंख्यकों के हित में जो भी आपके पास प्रस्ताव आता मंजूरी के लिए, आपने उसको बाजू करने के बजाय उसको वित्त विभाग ने मंजूरी देना और अल्पसंख्यकों के सब समाज के प्रवाह में अल्पसंख्यकों को भी सही प्रवाह में लाना और उनकी तरक्की करना। आप रही बात, आपने मुझे पूछा कि आप वो उम्मीदवार लोग आपको तुम्हारे
परभनी विधानसभा से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो भी लोग हमारे लिए परभनी विधानसभा से लड़ो बोलकर अगर सामने आ रहे होंगे लड़ाने के लिए हमको कि भाई तुम्हारा काम है, आप सभागृह के अंदर जाना चाहिए, तो मैं सब लोगों का, परभनी शहर वासियों का, मतदार संघ वासियों का, जिले का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि लोग हमारा नाम ले रहे कि भाई ये आमदारकी के काबिल है, सभागृह के काबिल है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर पार्टी ने परभनी से दो या गंगाखेड़ मतदार संघ से दो, मैं अगर पार्टी ने अगर मुझे टिकट दी तो मेरी तैयारी है कि मैं विधानसभा की इलेक्शन लड़ाने के लिए, लेकिन पार्टी ने हमको तन मन धन से ये हमको काम को लगाना कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप लगो काम को, तो मैं इंशाअल्लाह बिल्कुल विधानसभा की तैयारी के लिए पार्टी का आदेश मानने के लिए तैयार होऊंगा। परभनी आज तक के पत्रकार हमारे सैयद साहब, अयूब साहब, इनका दोनों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने वक्त निकालकर हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के पास आए और हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए या लोग हमारे लिए क्या बोल रहे ये बताने के लिए उन्होंने आए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरी बात, मुस्लिम समाज ने जो परभनी के अंदर हमारे इसके लिए बैठे, तुम्हारे संरक्षण, आरक्षण, शिक्षण, इसके लिए साकड़ी उपोषण के लिए बैठे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, बैठने वालों का। यही मुहिम पूरे महाराष्ट्र में अगर समझो ऐसी तरीके से अगर समझो चलती रही तो सरकार को समझेगा कि नहीं, मुस्लिम समाज के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा और दीगर समाज के बराबर इनके भी हमको काम करना पड़ेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है, इसमें जिन लोगों ने भी उसके अंदर हिस्सा लिया, मैं अब उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। हम सब लोग उनके साथ हैं और हर महाराष्ट्र में, हर जिले में ऐसा होना चाहिए। और ये हमारा परभनी से जो साकड़ी उपोषण का जो चालू करे, ये शुरुआत है। ये शुरुआत तुम्हारे पूरे महाराष्ट्र में आरक्षण दिलाए शिवे, सरकार तक बात पहुंचाए शिवे नहीं उठेंगे, ऐसी मैं इनसे उम्मीद करता हूं। और दूसरी बात, मुझे थोड़ी सी अफसोस ऐसी लगती एक बात की कि महाराष्ट्र के अंदर के लोक प्रतिनिधि हमारे जो भी पार्टी है, कांग्रेस रहेंगी, राष्ट्रवादी रहेंगी, तुम्हारे जो भी पक्ष है, एमआईएम रहो, ये लोगों ने कभी मुस्लिम समाज के हित में पार्टियों को बाजू में रखते हुए कभी एक साथ बैठकर मुस्लिम के मसलों पर बैठकर अपन क्या करना चाहिए और मुख्यमंत्री के पास हो, पंत प्रधान के पास हो, या मुस्लिम समाज के ऊपर की जहां भी अगर समझो जुल्म हो रहा हो, या मुस्लिम समाज के हित का प्रश्न हो, या मुस्लिम समाज के आरक्षण का मसला हो, ये लोगों ने अभी तक नहीं किए। मैं ये लोगों से भी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये लोगों ने जो अभी रनिंग आमदार है, खासदार है, या समझो माजी आजी है, आमदार है, माजी आजी खासदार है, इन लोगों ने कभी महाराष्ट्र में कभी एक जगह ऐसे मसले पर एक जगह अभी तक भी नहीं आए। मगर जो दूसरे समाज है, दूसरे समाज के पार्टी में कौन से भी रहो, लेकिन समाज के हित पर एक जगह बैठकर उन्होंने अपने मसलों को कैसा हल करने का वो उन्होंने सरकार के माध्यमों से करते रहे और करते हैं, ये हम देख रहे। तो वो देखते वक्त हमको अफसोस लगता कि हमारे से सीनियर जो नेता है, हम उनको हमारे कायद मानते, तो ये ऐसे नेताओं ने अगर अभी तक नहीं भी बैठे होंगे तो मेरी अगर ये बात अगर सच लगती होंगी तो ये लोगों ने उसमें पहल करना चाहिए और सरकार तक सब लोगों ने, आमदारों ने, पूरे पार्टियों के लोगों ने जाकर हमारे 5% के आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री को मिलकर ये मसला हल करना चाहिए। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं परभनी आज तक चैनल के माध्यम से ये बात ये लोगों तक मेरी पहुंचेंगी और इसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल सोचेंगे और फ्यूचर के अंदर मुस्लिम समाज के हित में आकर एक साथ बैठकर काम करेंगे और मुस्लिम समाज के 5% आरक्षण का, शैक्षणिक क्षेत्र के आरक्षण का मसला हल करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। हमने जिस तरह से लोकसभा
में काम किया था मुस्लिम समाज के लोगों ने, खास तौर से उसी बेस पर आज माननीय जलील पटेल साहब, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक जमाने के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और आजकल महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे, इनके साथ में कंधे को कंधा लगाकर काम कर रहे हैं और समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। जिस समाज में जलील पटेल साहब रहते हैं उस समाज का कुछ रिटर्न देना है, यही सोच जलील पटेल साहब की। और परभनी विधानसभा मतदार संघ से जितने मतदाताओं ने जलील पटेल साहब का नाम परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 के लिए सुझाया था, उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी जलील पटेल साहब ने अदा किया है। और उन्होंने क्लियरली ये बता दिया है कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे ये अगर तन मन और धन से सपोर्ट करते हैं, जो कैंडिडेट को यहाँ पर खड़े कर रहे हैं, उनको अगर आर्थिक दृष्टिया मजबूत करने की, उन्हें स्ट्रॉन्ग करके यहाँ पर कैंडिडेट को उतारने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी सूरत में जलील पटेल साहब खास तौर से गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ से इन्होंने अपने इलेक्शन लड़ने को प्रायोरिटी दी है और दूसरे नंबर पर परभनी विधानसभा मतदार संघ को रखा है। और दूसरे नंबर पर इसके लिए रखा है कि गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ में जलील पटेल साहब, इनका बहुत बड़ा काम माना जाता है। और जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने ग्रासरूट लेवल से काम करना शुरू किया है, गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ को तकरीबन गांव में इन्होंने पानी पहुंचाने का यहाँ के किसानों को काम किया है। और किसानों को पानी पहुंचाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। किसानों को खेती के लिए, फसल के लिए धूप के दिनों में, गर्मी के दिनों में जो पानी लगता है, उस पानी को ही पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपने अगर किसानों के बारे में, किसानों के हित के बारे में नहीं सोचा, तो ऐसा नेता किसी काम का नहीं। हर नेता आज तक जितने भी लीडर्स आए, अपने समाज से हटकर दूसरी बातों का सिर्फ और सिर्फ खुद के घर भरने की प्लानिंग में ये लीडर्स रहते हैं। जलील पटेल साहब इनमें से किसी तरह के एंगल में नहीं बैठते हैं। जलील पटेल साहब वो सोच रखते हैं जो हर समाज के बेटा फायदा जहां जिस योजना में है, यही प्लानिंग जलील पटेल साहब इनकी रहती है। और आने वाले 2024 के विधानसभा मतदार संघ से क्लियरली ये करा दिया है उन्होंने कि अगर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे, इनकी शिवसेना धनुष्य बाण जिसकी निशानी है, अगर इसे टिकट देते हैं और टिकट देने के बाद में जलील पटेल साहब इन्हें काम पर लगने का आदेश अगर देते हैं, तो ऐसी सूरत में जलील पटेल साहब गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा भी इस वक्त जलील पटेल साहब इन्होंने कहा है। इसके बाद में हम किसी और शख्सियत से, जो परभनी विधानसभा मतदार संघ में 2024 के कैंडिडेट जनता की जानिब से खड़े करने के इच्छुक जो लोग हैं, उनमें किसी और व्यक्ति से, किसी और शख्सियत से, जो काबिल शख्सियत है, उनमें किसी और एक शख्सियत की मुलाकात हम आपके लिए स्पेशली लाएंगे। आज जलील पटेल साहब, इनसे मुलाकात की और जलील पटेल साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। टाइम देने के बाद में ये बताया कि आप किस तरह का काम करते हैं और खास तौर से आपने मुस्लिम समाज के माइनॉरिटी के लिए जो योजना यहाँ पर होना चाहिए था, अपने मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे और इनकी कैबिनेट से जिस तरह से बात कही है, हमारे वीडियो के जरिए से जो मैसेज दिया है कि इन्होंने वित्त विभाग ने भी मुस्लिम समाज का सपोर्ट करना चाहिए और शैक्षणिक में 5% का रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। जबकि हमारे वोट सभी को चलते हैं, लेकिन हमारी क़यादत और हमें रिजर्वेशन देना किसी को नहीं चलता है। हमने भी वोट देते समय ये सोचना चाहिए कि हमने किस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। आपके जैसे ही शख्सियत परभनी विधानसभा और गंगाखेड़ विधानसभा, ऐसे तमाम विधानसभा मतदार संघ से विधानसभा में जाना चाहिए और महाराष्ट्र में हाउस में अपना नेतृत्व, अपने समाज का नेतृत्व और दीगर समाज का भी नेतृत्व करना चाहिए। ऐसे ही लोगों की खास तौर से महाराष्ट्र के हाउस में जरूरत है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मुंबई, पुणे, नासिक जैसे बड़े शहरों में अब जाने की जरूरत नहीं। इस बारिश के महीनों में परभनी में पहली बार फिश एक्वेरियम, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम इंडिया बिगेस्ट करने वाले इस आनंद मेला में इंटरटेनमेंट के लिए झूले, ट्रेन, नए नए किस्म की फिश एक्वेरियम को भी परभनी में पहली बार देखने को मिलने वाली है। क्यों जाए दूसरे जिले में? अब कुछ दिन के लिए परभनी में बूढ़ों बच्चों के लिए, साथ ही महिलाओं के लिए भी इंतजाम। दरगाह रोड, चंद्राव ईदगाह मैदान परभनी में ओरिजिनल एक्वेरियम, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम और साथ ही इस मेले के आयोजक अकबर खान और जिलानी भाई ये अपनी जिम्मेदारी से इस मेले में आने वालों लोगों का ख्याल खास स्टाफ की तरफ से रखा जा रहा है। अंडर वाटर टनल एक्वेरियम मेले का जायजा लिया। इस मेले में लोगों की भीड़ लगी है। साथ ही अपने परिवार, छोटे बच्चे को भी आप लोग झूले और ट्रेन में बैठकर आनंद लेते नजर आ रहे हैं।
मेले में मालेगांव का स्पेशल हलवा पराठा भी जल्द मिलेगा। इस मेले में इस मेले में खाने से लेकर खिलौने की दुकानें भी लगाई गई है और साथ ही झूले ट्रेनिंग मनोरंजन के लिए इस मेले में नजर आए। आप इस वीडियो में नजारा देख सकते हैं। इस मेले का टाइम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलता रहेगा। ये मेला परभनी के दरगाह रोड नूतन ग्राउंड ईदगाह मैदान में शुरू किया गया है ताकि परभनी की जनता का मनोरंजन यहीं से हो सके। हम आपसे अनुरोध करते हैं बारिश पानी हवाई के मौसम में अपने घर पर ही रहे। अगर आपको एंटरटेनमेंट ही करना है तो क्यों ना हम अपने जिले में परभनी शहर में ही करें। इस मेले को साथ हमें देना है ताकि मनोरंजन के लिए अच्छे एंटरटेनमेंट ठेकेदार ला सके। इस विशेष एक्वेरियम साथ ही अलग अलग तरह के झूले वो भी बारिश के मौसम में जेब पर ध्यान रखते हुए इतने कम दामों में टिकट वो भी दूसरे मेलों से अधिक कीमत में ही एक बार आए या बार बार आए, आप आए अपने परिवार को लाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर
यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।